Hello educants, this is the class 12th and subject is political science. Today we are going to start the topic from part A. So students, the very important thing is the education should never be locked down. Okay, so we are there with a new topic. This is the topic globalization from the book Contemporary World Politics. So let's see what are the topics in the chapter. In this chapter of globalization, we will see what's the meaning of globalization and what are the factors which are responsible for the process of globalization and what are the positive, negative impacts and the very special topic India and globalization. So students, let's start the topic. First of all, the meaning of globalization. Actually, globalization is a process. This is the process of integration. The countries become more interdependent and the distance between the people gets shortened. सो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्ल्ड के कंट्रीज एक दूसरे के बहुत पास आ जाती है और जो लोगों का आपसी जो डिफरेंसेस हैं डिस्टेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं. सो लेट्स नो what are the major features and what are the factors which are helpful for the process of globalization. So let's have the detailed information. Actually the globalization it's a process of integration, आपस में जुड़ने का एक process है. So this is the integration of economy. नॉर्मली इसमें इकोनॉमी जो कंट्रीज की इकोनॉमी है एक कंट्री की इकोनॉमी विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं. इसमें नॉर्मली क्या होता है फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड एंड कैपिटल. आपस में उनका जो ट्रेड है व्यापार है और वो कैपिटल है पूंजी निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. So in this process we can say there is a flow of different things, especially the goods, चीज़ों का आदान प्रदान होता है, सर्विसेज सेवाएं बढ़ती हैं, आइडियाज़ पीपल एंड कैपिटल. ये मेन फ्लो है जो ग्लोबलाइजेशन के अंडर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचते हैं. दीज आर द गुड्स services, ideas, people and capital. So we also can say it is the brain drain across the borders. क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारा इंटेलिजेंट स्टफ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं टू गिव देयर सर्विसेज. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ड्रेन अक्रॉस द बॉर्डर्स. So in the economic flow in various forums like commodity means goods, capital, people and ideas prompts rich countries to invest their money in the countries other than their own. इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंट्रीज हैं रिच कंट्रीज हैं स्पेशली वो अपनी कैपिटल या और चीज़ें हैं उनको या अपने आइडियाज़ हैं उनके पास कुछ नई इनोवेशंस हैं कुछ नए कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड कुछ इन्वेंशंस हैं वो सारी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं. सो इट ऑल्सो ड्रॉज द अटेंशन टुवर्ड्स द रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इन दो ऑर्गेनाइजेशन का हमारी ग्लोबलाइजेशन में इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. इट डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड. Now see the factors. The factor which are responsible for the globalization. जैसे कि आपने ये देखा है कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आइडियाज, गुड्स, फ्लो ऑफ पीपल, कैपिटल ये सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है. अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है? एक कंट्री दूसरे कंट्री के जो इतनी दूर है अब उनमें आपस में ये लेन देन आदान प्रदान कैसे पॉसिबल हुआ है? दिस इज ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. नई नई जो हमारी खोज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, जैसे हमारे एरोप्लेन्स हैं या फिर और हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के सोर्सेज है, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स है, सैटेलाइट्स हैं. इन सब की वजह से पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इतना मिल गया है, इतने क्लोज हो गए तो हम इसको कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड क्या बन गया कि ग्लोबल विलेज बन गया. तो मीन्स हमारे पास जो मेजर फैक्टर्स हैं वो हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन और इसके अलावा कुछ हमारी पॉलिसीज़ हैं जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड.
लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस ऐसा है स्टूडेंट्स जिसमें एक कंट्री अपनी दूसरे कंट्री के साथ जब ट्रेड होता है, जब चीज़ों का आदान प्रदान लेन देन होता है, तो उसमें जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उनके जो टैक्सेस हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, कम कर देते हैं, छूट दे देते हैं। मतलब अब इसमें जो ट्रेड के टैरिफ ड्यूटीज़ है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगी, रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, रूल्स में क्या हो जाएगी, लिबरलाइजेशन हो जाएगी। तो इस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से डिफरेंट कंट्री ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो इसकी लिबरलाइजेशन की वजह से क्या रिजल्ट आया, हमारा क्या कॉन्सिक्वेंसेज आया कि कंट्रीज हैव स्टार्टेड देयर ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। ये जो दूर दूर हमारी कंट्रीज है वहाँ पे लिबरलाइजेशन की वजह से अब दूसरे कंट्रीज की जो इकोनॉमीज है वहाँ पे सेटल हो रही हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड इकोनॉमी में और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, गुड्स और सर्विसेज है, उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर रही है। तो अभी तक हमने देखा ग्लोबलाइजेशन के मेन फैक्टर्स क्या हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इनोवेशंस है हमारी, लिबरलाइजेशन और गवर्नमेंट की और बहुत सारी पॉलिसीज हैं। इसके अलावा जो नई नई एमएनसीज है, एमएनसीज मतलब हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, एक कंट्री की बड़ी कंपनीज है, अब इसकी ब्रांचेस दूसरे कंट्री में भी आ सकती हैं। सो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने जो ब्रांचेस हैं दूसरे कंट्रीज में भी इनको सेट कर रही हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट होता है और जिस कंट्री में वो अपनी ब्रांचेस बना रही हैं वहाँ के लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट कैसे मिलता है स्टूडेंट, इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मतलब ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसके कुछ अच्छे जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं, दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या इंक्रीज करती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो किया, ट्रेड बैरियर्स जो टैक्सेस हैं वो थोड़े रिलैक्स हो गए या ख़त्म हो गए। अब इसकी वजह से एक कंट्री का ट्रेड दूसरे कंट्री के साथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अब ट्रेड बढ़ गया, ट्रेड बढ़ने से क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो चीज़ें हैं और उनकी सेवाएं हैं उनका आदान प्रदान ज़्यादा हो गया। मतलब ग्लोबलाइजेशन का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या, हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो इंक्रीज होगी, एंड प्राइवेट फॉरेन कैपिटल। अब एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ की जो प्राइवेट कैपिटल है दूसरे कंट्री में शिफ्ट होती है, तो इसका भी उस कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंट्री अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रही है, इससे वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज, उनको जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, उनको सीखने को नई नई टेक्निक्स मिलेंगी। सो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। अब नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोगों की इनकम लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो सकता है, जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, वो थोड़ी रिड्यूस होगी, ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। सो ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। इट फेल टू जनरेट द सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। हम कह रहे हैं कि दूसरे कंट्री के, दूसरे कंपनी के आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, बिकॉज द फॉरेन कंपनीज हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर नॉट fulfilled by our people of the country. So we can say पूरी जो sufficient employment है वो नहीं हो पाती है। मॉडर्न मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन में फार्मर्स को बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स आती है, एमएनसीज ने कुछ नए सीड्स या कुछ नई इनोवेशन के जो टूल्स दिए हमारे फार्मर उनको समझ नहीं पाते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंस और एजुकेशन दे आर अनएबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। सो इसकी वजह से हमारे जो लेस एजुकेटेड पर्सन्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और समटाइम इट लीड्स टू द सुसाइड ऑफ द फार्मर्स। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वलिटी। अब जो रिच हैं बहुत रिच हो रहे हैं एमएनसी की वजह से या ट्रेड की वजह से, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा लॉस हो रहा है व्हेन द एमएनसीज आर गोइंग टू सेट अप, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट दूसरे कंट्री में जा रही है, तो वहाँ के नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका बहुत लॉस होता है। सबसे बड़ा लॉस हुआ हमारी मैन पावर, हमारी लेबर फोर्सेस। पीपल आर इवन रेडी टू डू वर्क एट द लोअर वेजेस। कई बार वो दूसरे कंपनीज में ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट या उनके पास वर्क नहीं है, पुअर, एंड दे आर रेडी टू वर्क इवन द लोअर वेजेस। तो ये हमारा लेबर और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है। सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
Now see, globalization consequences में भी political, economic, cultural, ये सारे हमारे डिफरेंट इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, रिजल्ट्स हैं। पॉलिटिक्स के ऊपर भी पड़ते हैं, इकोनॉमी के ऊपर भी, हमारे कल्चर के ऊपर भी पड़ते हैं। तो इन सबके पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। समटाइम हमारी इकोनॉमी बहुत शाइन कर सकती है, कई बार हमारी पॉलिटिक्स हमें नई नई दूसरों से पॉलिसीज का पता चलता है। तो कल्चर में भी हमारी कई बार बहुत अच्छा जो कंट्रीब्यूशन होता है, कल्चर एनहेंस होता है, डेवलप होता है, बट समटाइम दीज आर हैविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो। Cultural globalization emerges and enlarges our choices and modify our culture without overwhelming the traditional norms। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे कंट्री का कल्चर, अब सारे कंट्री मिल रहे हैं, एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, शेयर कर रहे हैं, तो पॉसिबल है अमेरिका का कल्चर इंडिया में और इंडियन कल्चर फॉरेन कंट्रीज में शेयर हो रहा है। तो इससे होता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में हमारा कल्चर इंक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल है, बर्गर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द मसाला डोसा। आज के डेट में कई बार कुछ ऐसी हमारे जो खाने की चीज़ें हैं, जहाँ हमारी पहनने की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पीपल प्रेफर द ब्लू जीन्स विद द कुर्तास। अब ये जीन्स अमेरिकन कंपनीज है, लेकिन हमारे कल्चर में इतना मिक्स हो गए हैं, इवन हमारा जो इंडियन स्टाइल कुर्ता है दैट इज़ फेमस इन अमेरिका ऑल्सो। सो वी कैन से देयर इज़ अ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे हम एक दूसरे का कल्चर भी शेयर करते हैं। तो कई बार इसका हार्मफुल इसका इफेक्ट भी नजर आता है। क्यों? कई बार हमारे लोग क्या हैं, दे आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर ओनली एंड दे आर नॉट फॉलोइंग देयर ओन कल्चर। तो उनकी जो अपनी ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो खत्म होती जा रही हैं। सो कल्चरली देयर इज अ हार्म ऑल्सो एज वी आर लूजिंग अवर ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। Now see, impact of globalization on India. This is very important topic. पूरे वर्ल्ड के कंट्री एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में उनकी जो कमोडिटीज हैं, सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, फ्लो है, पेपर का फ्लो है, कैपिटल का फ्लो है, वो शेयर कर रहे हैं। बट हमने अब स्टडी करना है कि इंडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े। तो इसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे मोर न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन द एमएनसीज लाइक सेल फोन, फास्ट फूड। ये हमारे कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को मिली है। इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है, लोगों को नई नई फील्ड में नौकरियाँ मिली है। इंडिया इज़ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल अमंग द डेवलपिंग कंट्री। अभी इसका नेम भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में है, और वहाँ पे ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, और नई नई कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हमारी इंडिया की भी बन रही है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, एनबेक्सी है, ये हमारी नई नई इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड लेवल में एज अ मल्टीनेशनल कंपनी सर्व कर रही है। तो इसके अलावा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। इट हैज़ इन्वाइटेड द इनफ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम फॉरेन कंट्री की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका डायरेक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी चीज़ें हैं, काम है, एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको भी हम ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा अटैच हो रहे हैं थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। नाउ सी इंडिया इन टर्न इम्पैक्टिंग। आप ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर इफेक्ट वो हमने देख लिया कि कितना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में इंडिया भी बहुत आगे सामने ऊपर के सामने आया है। इसने इट इमर्जेस एज अ वेरी पावरफुल कंट्री, वेरी टैलेंटेड कंपनी। इट हैज शोन द स्किल एंड टैलेंट टू द वर्ल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के जो हमारे फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है या फिर हमारी और पॉलिसीज़ है, हमारा कल्चर है, स्पेशली हमारा टेक्निकल जो स्टफ है, वो फॉरेन कंट्रीज में जाके बहुत अच्छी सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। इंडिया का नाम इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से सामने आया। इंडिया ने इस ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या किया थ्रू द रिस्पॉन्डिंग टू 1991 फाइनेंशियल क्राइसिस। जब 1991 में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, प्रॉब्लम हो गई थी, तो इंडिया के लोगों ने थ्रू देयर गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलाइज टू सबमिशन टू द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कुछ नई पॉलिसीज दी थी जिससे हम फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
Indian economy was liberalized to attract foreign direct investment. इंडिया की जो इकोनॉमी थी जिसमें पहले बहुत सारे टैरिफ ड्यूटीज थी, एक्साइज ड्यूटीज थी, जो अब क्या होगी, रिलैक्स्ड होगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों की हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, माफ़ कर दिया, रिलैक्सेशन होगी। तो ये लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी इसने काफ़ी सारे फॉरेन जो कंपनीज है उनको इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया। सेकेंड, इंडिया इंट्रोड्यूस ए न्यू ट्रेड पॉलिसी। अब नई ट्रेड पॉलिसी और उसके साथ साथ रिफॉर्म्स भी दी हैं ताकि दूसरे कंट्रीज में जो ट्रेड बैरियर्स है, टैरिफ्स ड्यूटी है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, बाउंडेशन है, उनको हटाने के लिए या उनको लगाना कितना कम करना है, उसको कैसे रिमूव करना है और अपने इम्पोर्ट्स को कैसे इंक्रीज करना है, ये सारे रिफॉर्म्स इंडिया ने भी सजेस्ट किए। Under the industries, it abolished licensing system, exempting new specified industries only. अब इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसीज होती हैं, लाइसेंस सिस्टम होता है। अब कई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये लाइसेंस सिस्टम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया ताकि कंट्रीज में जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। बैंकिंग ऑपरेशंस हैं बाय प्राइवेट सेक्टर्स, दीज वर परमिटेड टू एक्सपैंड इन द कंट्री। अब नई नई हमारी बैंक की, प्राइवेट बैंक्स की नई नई उनकी जो ब्रांचेस हैं जगह जगह खुल रही हैं, लोगों को, फार्मर्स को या और पर्सनस को जो अपना छोटा काम शुरू करें उनको लोन फैसिलिटी दे रही हैं, लोगों को गाइड कर रही हैं। तो ऐसे कई बैंक ऑपरेशंस हैं प्राइवेट सेक्टर में जो अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए हैं ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, टू प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड एन ओपन इकॉनमी। अब इसमें ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स नहीं है। इंडियन इकॉनमी क्या होगी, दूसरे कंट्री के लिए ओपन इकॉनमी होगी जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हालात ये है इंडियन ग्लोबलाइजेशन में जो है हमारे जो पीपल है, हमारे जो स्किल्ड इंजीनियर हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंपनीज है, लोगों में इतना ज़्यादा टैलेंट है, दे आर सर्विंग इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री में जाके सर्व कर रहे हैं। तो ये आपको एक कार्टून है दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। इसमें क्या शो हो रहा है, कार्टून के थ्रू हम एक अपनी इकोनॉमी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी टैलेंट को, अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस कार्टून शोज ये ईयर्स बिफोर, अगर हम कल की बात करें, इसमें एक मदर इज सेइंग टू द चाइल्ड फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग। अपना खाना जल्दी से खत्म करो, इंडिया और चाइना जैसे कंट्री में लोग भूखे मर रहे हैं। तो आज की डेट में क्या है, मदर कह रही है फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब। कि अब इतना पॉलिटिकल और इतना जो एजुकेशनल एकेडमिक कंपटीशन है, स्किल और टेक्नोलॉजी इतनी इंडिया में एडवांस हो चुकी है, दे आर ग्रैबिंग द जॉब्स ऑफ अदर यूरोपियन पीपल। तो ये कह रहे हैं कि अपना काम जो होमवर्क है जल्दी से फिनिश करो। मीन्स जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो स्किल्ड स्टफ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, दे हैव प्रूव टू द वर्ल्ड अबाउट देयर स्किल्स एंड they have proved their skill to the whole world। वो कितना उनका टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, they have shown to the whole world। so this is due to the globalization। but still इसमें अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के सारे पॉजिटिव जो है पॉइंट्स नहीं है, इसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ऐसे भी कुछ फैक्ट हैं जो इंडिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हमारे कल्चर के ऊपर बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्राउंड्स ऑल्सो। जहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स में वी ऑलरेडी अब टॉक्ड कि पॉलिटिकल नई पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है, दूसरे कंट्री का पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें हम कुछ अच्छा अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं। सबसे बैड इम्पैक्ट है हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर। ऐसे ही हमारी इकॉनमी में कंपटीशन बहुत हो रहा है, इसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। कल्चरल ग्राउंड के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा कल्चरल, लोग अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़, अपने नॉर्म्स को भूल रहे हैं। तो इट वीकन द स्टेट बाय रिड्यूसिंग इट्स सॉवरेनिटी। ये पॉलिटिकल इसका जो बैड इम्पैक्ट है। इकोनॉमिकली इट हैज़ मेड द रिच मोर रिचर एंड द पुअर मोर बाय क्रिएटिंग द डिस्पैरिटी। अब एमएनसी की वजह से जो रिच पीपल हैं, थोड़े एजुकेटेड हैं, उनको जॉब मिल रही है, वो और रिच बन रहे हैं। जो पुअर पीपल हैं, दे आर नॉट गोइंग टू कम्पीट
वो इतना compete कर नहीं सकते, उनके पास इतना जो टफ कंपटीशन है उसमें वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो पुअर पीपल और पुअर हो रहे हैं, इसमें क्या है हमारा रिच और पुअर का जो गैप है, डिस्पैरिटीज है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो तो वर्ल्ड सोशल फोरम है USF, इसने भी हमारी जो नई लिबरल ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है उसको अपोज किया, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। नाउ सी ग्लोबलाइजेशन में दो चीज़ें, दो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी दो पॉलिसीज है? एक तो लिबरलाइजेशन की, वी ऑलरेडी हम डिस्कस के लिबरलाइजेशन में रिलैक्सेशन होती है, फ्रीडम हो जाती है ट्रेड में, और इन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट के कंट्रोल्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, टैरिफ ड्यूटी कम हो गई है। सो इसकी वजह से जो इकॉनमी है और टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरी हमारी पॉलिसी है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि जो रिच हमारे पीपल है, जो हमारी कंपनीज हैं, प्राइवेट हाथों में जो कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको अलाउ कर रही है कि अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन सर्विसेज है, उनके साथ वो मिलके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे हमारे इंडिया की इकॉनमी और हमारी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज तक शेयर भी हो रही है और इसका हमें बेनिफिट भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ सी ग्लोबलाइजेशन से इंडिया रेजिस्ट भी कर रहा है, थोड़ा इससे हम दूर भी रह रहे हैं। रेजिस्टेंस क्यों हो रही है? क्योंकि इसके कुछ हमें हमारे ऊपर बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। स्पेशली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमारी पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिकल पार्टी में दो तरह के लोग होते हैं, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। एक लोग होते हैं जो ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके व्यूज़ होते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। दूसरे कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में सारा कुछ होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड यूनियन ऐसे, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ऐसे हैं जो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कई हमारी एमएनसीज हैं जिससे हमारा कल्चर बहुत इफेक्ट हो रहा है। ऐसे टीवी चैनल्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, तो उनको हमारे कंट्री में रजिस्ट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। जिसको फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस, ये हमारी कंट्री का कल्चर है। सो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ऐसे जो छोटे छोटे डेज हैं, वैलेंटाइंस हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन है, उनकी ड्रेसेस हैं, उसको अपोज कर रहे हैं। सो लेट्स हैव द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं विच कैन बी ए 1 मार्क क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जाम। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। फोरम होता है कि प्लेटफॉर्म, पूरे वर्ल्ड के कंट्री, जब ग्लोबलाइजेशन में सारे वर्ल्ड के कंट्री एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को, पॉलिटिक्स को, कल्चर को, टेक्नोलॉजी को। तो एक वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है टू ब्रिंग टुगेदर वाइड कोलिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब बड़े लेवल पे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के जो लोग हैं उनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करना है। ऐसे एक्टिविटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वुमेन एक्टिविटिस्ट हैं जो इन मुद्दों पे खास लोगों के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अवेयर रहते हैं। और ऐसी बातों का वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार विटांदरा करते हैं, कोलिजन उनके साथ मिलके आपस में उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। सो दिस इज अ वर्ल्ड सोशल फोरम। नेक्स्ट इज privatization. As we earlier have discussed, privatization, it is a process, it is a type of policy. It allows the private sector companies to produce goods and services in the country. Next है हमारी term liberalization. It signifies a relaxation of the government rules and regulation relating to the activities in the industrial sector. Then कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे हमने कल्चरल होमोजेनाइजेशन पढ़ा कि दूसरे कल्चर की अगर कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में मिक्स हो जाती हैं तो हमारे कल्चर के ऊपर बिना कोई इम्पैक्ट डाले हमारा कल्चर भी चलता रहता है, और वो चीज़ें बाहर के कल्चर भी हमारी कंट्री में ऐसे मिक्स हो जाती हैं कि उसको कोई बैड इम्पैक्ट नहीं। जैसे कुछ चीज़ें हमारे खाने में, यूटेबल हैबिट्स में
आ गई हैं फॉरेन की चीज़ें, या कुछ ड्रेसेस है फॉर एग्जांपल ब्लू जीन्स विद द इंडियन कुर्तास, तो ये हमारा एक हो गया होमोजेनाइजेशन। लेकिन एक बैड इफेक्ट है हेट्रोजेनाइजेशन। हेट्रोजेनाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये कल्चर डिफरेंसेस है। जब सारे कंट्री वर्ल्ड के मिलते हैं तो एक कंपैरिजन होता है कि किस कंट्री के कल्चर के डिफरेंट लेवल्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो हर कंट्री के जैसे डिफरेंट कल्चर है, उनमें जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, ऐसे अलग से जो कल्चर नज़र आते हैं उनके लेवल फिक्स किए जाते हैं, हाई लेवल है, लो लेवल है। तो इस बेस पे भी कई बार लोगों के साथ कंट्री का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एक हेट्रोजेनाइजेशन ये हमारे कल्चर के ऊपर थोड़ा बैड इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज हर कंट्री का जो कल्चर है, उनका जो रिच कल्चर है, हर कंट्री के लिए वो क्या है, उनका अपना एक रिस्पेक्टेड कल्चर है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि डिस्टिंक्टिव कल्चर उनकी नेचर की वजह से दूसरे जो कंट्री के कल्चर है उनके साथ एक लेवल बना लेते हैं, उनको क्लासीफाई कर देते हैं। सो दिस इज द बैड इम्पैक्ट। So student, this was the topic globalization. Hope you must have followed and you will have the positive transformation. आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। And again I advise you to watch the video repeatedly to have the better results. So students, we will be soon there with the new topic, and don't forget to subscribe the channel